समाचार बीच बाजार के सभी दर्शकों को प्रमोद शर्मा का नमस्कार। भरतपुर संभाग में पर्यटन की संभावना पर वक्ताओं ने दिए अकाट्य तर्क। अवसर था भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के सौजन्य से एवं राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय भरतपुर के तत्वाधान में आयोजित भाषण प्रतियोगिता का यह प्रतियोगिता प्रसिद्ध इतिहासकार रामवीर सिंह वर्मा की अध्यक्षता एवं पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा के मुख्य आतिथ्य तथा वरिष्ठ साहित्यकार अशोक धाकरे एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामदास शर्मा एवं पूर्व प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय सीपी सिंह के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में साहित्यकार नरेंद्र निर्मल, लोहागढ़ विकास परिषद समन्वयक योगेश शर्मा एवं शिक्षाविद दिगंबर सिंह निर्णायक की भूमिका में रहे। कार्यालय आहरण एवं वितरण अधिकारी सतवीरी ने बताया, यह प्रतियोगिता कनिष्ठ वर्ग एवं वरिष्ठ वर्ग में संपन्न हुई। आइए दिखाते हैं दोस्तों इस कार्यक्रम की आपके लिए कुछ झलकियाँ। विषय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ प्रतियोगी आएंगे और आपको निर्णय करना है कि उसका कंटेंट क्या है, उसकी विषय वस्तु किस तरह की है। क्या भरतपुर संभाग में पर्यटन की संभावनाएं विषय पर ही बोल रहे हैं या विषय से इतर हो रहे हैं, उससे संबंधित हमने 20 अंक रखे हैं। तो कृपया मेरा निर्णय महोदय से निवेदन रहेगा, क्योंकि वो नीरशीर विवेकी है, वो ये नहीं देखे कि किसी स्कूल हमारे स्कूल का है, हमारे उसका है या जान पहचान का है। वो बिल्कुल आप न्याय की सीट पर यहाँ बैठे हैं, बच्चों के साथ पूरा न्याय हो, ऐसी आकांक्षा हम लोग रखते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि वो विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए जो कंटेंट है, जो बालक इस विषय पर इर्द गिर्द घूम रहा है, उसको आप 20 नंबर में से तय करेंगे कि आप कितने नंबर देंगे। तीनों निर्णायक अलग अलग जो है नंबर देंगे, तीनों के जोड़ से। फिर उसके बाद टोटल नंबर में से हम आपको निर्णय करेंगे। दूसरा जो बिंदु रहेगा आपकी तार्किकता का, कि आप भरतपुर संभाग में पर्यटन की संभावनाएं क्या तर्क देते हैं, क्या स्थिति है। उन तर्कों के आधार पर ये भी निर्णय जो है 20 अंकों में से तय करेंगे। हमारे तीनों निर्णायक महोदय अलग अलग नंबर देंगे 20-20 में से। और उसके बाद आपका होगा समग्र प्रभाव। समग्र प्रभाव का मतलब ये होता है कि आप किस तरह से बोलते हैं, आपका हावभाव क्या है, आपके एक्सप्रेशन क्या है, आप किस तरह से खड़े होते हैं, आपकी भाषा शैली क्या है, कैसे बोलते हैं, है ना, कितने तक, सारे टोटल प्रभाव को देखते हुए वो हमारे निर्णायक महोदय 20 नंबर में से तय करेंगे। इस तरह से प्रत्येक निर्णायक महोदय 60 अंकों में से नंबर देंगे। और उसके बाद 180 नंबर में से आपने कितने नंबर प्राप्त किए, उसमें से आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आपको प्राप्त होगा। तो मेरा निर्णायक महोदय से ये निवेदन रहेगा कि निश्चित रूप से वो किसी ना जान पहचान के रूप में रखें, ना किसी स्कूल कॉलेज के रूप में रखें। वो ये रखें कि ये बालक या बालिका, ये प्रतियोगी किस तरह से बोल रहा है, क्या निर्णय दे रहा है, कैसा उसका हाव भाव है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप निर्णय करेंगे, उनको नंबर देंगे। इंग्लिश में नहीं बोलना है, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं बोलना है। भाषा पुस्तकालय विभाग की ओर से ये कार्यक्रम है, यहाँ पर इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं बोलना है। यदि आप इंग्लिश में बोलेंगे तो आपके निर्णायक महोदय नंबर काट देंगे। नहीं, नंबर काट देंगे, वो हम ऐसे इतना नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि भाषा तो वो भी है, लेकिन उससे नंबर कट जाएंगे, क्योंकि बोलने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमारे कैलाश शर्मा जी से हम जो है उसे टिप्पणी दिलाएंगे कि उन बच्चों ने कैसा जो है बोला, क्योंकि वो प्रतियोगिता पहले पूर्व में ले चुके हैं और वो आयोजन मंडल में है, क्योंकि हम उनका सम्मान कर रहे हैं। दरअसल क्या, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हो, पर्यटन स्थल की संख्या ज़्यादा है पर पर्यटकों की संख्या कम है। ऐसा क्यों? आप हमको भरतपुर पर्यटन जिला बनाने के लिए निर्णय महत्वपूर्ण प्रयास करने होंगे। जैसे कि हमको पर्यटकों की विश्राम सस्ती दर विश्राम स्थल उपलब्ध करवाने होंगे। और पर्यटन उद्योग के साथ साथ कई छोटे उद्योग भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि पर्यटन घूमने के साथ में विशेष वस्तुओं को खरीदने की इच्छा रखते हैं, इसलिए वहाँ छोटे छोटे दुकानदारों को वहाँ बड़ा बाजार उपलब्ध करवाना चाहिए। और हमको पर्यटकों को एक स्थान दूसरे स्थान पर जाने के लिए बस, कैब आदि उपलब्ध करानी चाहिए। और पर्यटकों के लिए हमको पुख्ता सुरक्षा का इंतजाम करवाना चाहिए और पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसारण करना चाहिए, तो पर्यटन आकर आकर्षित हो। और जैसे कि हम मैंने देखा था कि काफी बार पीछे वो पानी भरा हुआ है, वहाँ पर बहुत गंदी सफाई की जाए, उसको साफ करवाकर वहाँ पे हम लाइट सुविधा करवानी चाहिए चलती है। और वहाँ पर सरकारी कार चलानी चाहिए। और जैसे कि मैं देखा था संग्रहालय में लोग
हमको भरतपुर को पर्यटन जिला बनाने के लिए नए तरीका अपनाने होंगे। जैसे कि पर्यटकों को सस्ती दर में भ्रमण स्थल उपलब्ध कराने होंगे और पर्यटन उद्योग के साथ साथ में छोटे लघु उद्योग जुड़े हुए हैं, जिनसे पर्यटक घूमने के साथ साथ काफी आकर्षक चीजों को खरीदने की चाह रखते हैं। इसलिए छोटे दुकानदारों को हमको अपने लिए बाजार उपलब्ध करवाना चाहिए और पर्यटकों के लिए हमको पूर्ण सुरक्षा का इंतजाम करवाना चाहिए और पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे पर्यटन आकर्षित हो और देश में देखा शास्त्रीय पार्कों की जो तालाब साफ सफाई नहीं की जाती और फाउंटेन लगाना चाहिए और उनको घरे में फिर चलना चाहिए, जिससे जयपुर चलती और सफारी कार्ड सिखाया चाहिए, पर्यटकों को घूमने में आकर्षित वो आसानी हो। और जैसे कि मैं देखा संग्रहालय में वो भीड़ लगती पर्यटकों की, परंतु जवाहर कीर्ति सिस्टम इन जगहों को भीड़ कम लगती, इसलिए हमको इन स्थानों पर चौपाट लगवा कर भी पर्यटन उद्योग को बढ़ाया जा सकता है, जिससे पर्यटन दिन में रात को भी आकर आकर्षित हो और हमको पर्यटन स्थलों की आदरणीय मंच, सम्माननीय निर्णयगण एवं इस सभागार में मौजूद सभी श्रोताओं एवं वक्ताओं को मैं पूर्ण नमन प्रणाम करता हूँ। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा आयोजित ऐसी प्रतियोगिताएं स्कूली विद्यार्थियों के भाषाई कौशल एवं उनके मनोबल को बढ़ाने वाली होती हैं और इस बात के लिए आयोजक बंधु बधाई की पात्र हैं। आज की प्रतियोगिता का विषय है भरतपुर में पर्यटन की संभावनाएं। महोदय, किसी स्थान में इसका पर्यटन दो बातों पर निर्भर करता है, या तो उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐतिहासिक विरासतें हों या उस राज्य विशिष्ट की सरकार और उसका पर्यटन विभाग नए पर्यटन स्थल विकसित करे और उनका प्रचार प्रसार करे तो पर्यटन का विकास होता है। भरतपुर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही तरह से समृद्ध है। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यटन सर्किट है गोल्डन ट्रायंगल सर्किट, जिसे स्वर्ण त्रिकोण भी कहा जाता है। यह भारत का 19वां सबसे लोकप्रिय पर्यटन सर्किट है। इसमें दिल्ली, जयपुर और आगरा जैसे शहर आते हैं। पर्यटन क्षेत्र के विशेषज्ञों की माने तो भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक इस गोल्डन ट्रायंगल सर्किट से जरूर गुजरता है और भरतपुर शहर इसी गोल्डन ट्रायंगल सर्किट में एक ठहराव का काम करता है। पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाने वाला विश्व प्रसिद्ध घना पक्षी विभाग जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। देशी विदेशी पर्यटक यहाँ से होकर गुजरते हैं, इसलिए गुलाबी नदी जयपुर एवं ताज नदी आगरा के बीच स्थित घना पक्षी विभाग पर्यटकों को आकर्षित करता है। यदि केंद्र और राज्य का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय घना में जियोलॉजिकल गार्डन एवं इन चिड़ियाघर की स्थापना की पहल करें तो घना पक्षी पार्क पर्यटन के क्षेत्र में एक हॉटस्पॉट बन सकता है। माना कि घना पक्षी पार्क पर्यटकों को भरपूर आकर्षित करने का काम करता है, मगर पर्यटक यहाँ बार बार आए इसके लिए जरूरी है कि शहर के अंदरूनी पर्यटन स्थलों एवं शहर के आसपास स्थित पर्यटन स्थलों का सौंदर्यन एवं संवर्धन किया जाए। हमारे पास विश्व प्रसिद्ध लोहागढ़ का दुर्ग है। दुर्ग की चारों ओर बेहतर सजा का मंदिर है। सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध राज्य के संग्रहालय है। शिल्पकला के अद्वितीय नमूने गंगा जी का मंदिर, जामा मस्जिद एवं लक्ष्मण जी का मंदिर है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। कुम्हेर के प्रसिद्ध किशोरी महल है। बयाना का बंद बारटा एवं विजयगढ़ का किला है। रूपास में स्थित राणा सेना का स्मारक है तथा बयाना के चिल्लवाड़ा में श्री शक्तिपीठ किला देवी का मंदिर है। वैद्य का प्रताप महल है। ये सारे स्थल पर्यटन की संभावना से भरपूर हैं, केवल सरकारी पहल और प्रोत्साहन की जरूरत है। महोदय, भरतपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि किले के अंदर मौजूद बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र को उज्जैन की महाकाल लोक की तरह विकसित किया जा सकता है। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लक्ष्मण मंदिर एवं गंगा मंदिर पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जा सकता है। सुजानगंगा नहर पर्यटन के लिहाज से सर्वाधिक संभावना वाला स्थान है। यहाँ बोटिंग सफारी शुरू की जा सकती है। हाल ही में अमृत योजना के तहत इसके लिए राशि स्वीकृत की गई है, जिससे इसकी गंदे पानी का इलाज एवं घाटों का सौंदर्य किया जा सकेगा। फिर यहाँ बोटिंग सफारी शुरू हो सकेगी। करौली की केला देवी एवं बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी देवी की तरह शक्तिपीठ किला देवी मंदिर का पैनोरमा बनाया जा सकता है। जैसा कि अभी 22 फरवरी को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने बाड़मेर की चारा नीची माता पैनोरमा का उद्घाटन किया एवं उसके लिए डायरेक्टर की राशि स्वीकृत की। ऐसा किला देवी मंदिर के लिए भी किया जा सकता है। सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में मरु महोत्सव एवं थार महोत्सव की तरह भरतपुर के ब्रज होली महोत्सव को भी दिव्यता एवं भव्यता प्रदान की जा सकती है और पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। व्यवसायिक पर्यटन के क्षेत्र में डेस्टिनेशन वेडिंग कॉन्सेप्ट पर काम किया जा सकता है, क्योंकि महानगर में बहुत भीड़ और प्रदूषण है।
इसलिए हम एक अच्छा माहौल तैयार कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, पल भर में ही चीजें सुबह कोने कोने में वायरल हो जाती है। इसलिए भरतपुर की युवा और स्वयंसेवी संस्थाएं भरतपुर के पर्यटन स्थल की सुंदर सुंदर रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिले। इस बार की बजट में महाराणा प्रताप ब्यूटी सर्वे के लिए 100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया और इसी तर्ज पर भरतपुर, कुम्हेर, कामा और दीप को मिलाकर महाराजा सूरजमल पर्यटन सर्किट का निर्माण किया जा सकता है। इससे दीप की जल महल पर्यटन के क्षेत्र में उभर सकेंगे। मगर मेरे कहने और आपके सुनने से ही सब कुछ नहीं होगा। जरूरत है जिले की सरकार और पर्यटन विभाग द्वारा नए पर्यटन स्थल विकसित करने की। यदि सरकार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं जाएगा तो जब तक सकारात्मक परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती। और अंत में 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देना चाहता हूँ। कुछ भी नहीं असंभव रहता जब संकल्प किए जाते हैं, संकल्पों को जब साहस की सुदृढ़ तरह किए जाते हैं। बाधाओं की क्या बसात तूफान बदल सकते हैं, बदला जाए दृष्टिकोण तो फिर हालात बदल सकते हैं, बदला जाए दृष्टिकोण तो फिर हालात बदल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो हर दुआ में असर होता है, दिल से मांगी जाए तो हर दुआ में असर होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी जिंदगी में सफर होता है। नमस्कार, मेरा कोड नंबर 4, आप सभी को मेरा नमन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के इस उद्बोधन का शीर्षक है भरतपुर संभाग में पर्यटन की संभावनाएं। अर्थात हम भरतपुर संभाग में ऐसे क्या परिवर्तन कर सकते हैं कि भरतपुर का पर्यटन और बढ़े। सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में सवाल आता है, पर्यटन क्या होता है? यह तो हम सभी जानते हैं, परंतु पर्यटन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? हमारे जीवन में इसका महत्व क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूँ कि भारत में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, उसका करीब 6% मात्र पर्यटन द्वारा आता है और भारत का कुल रोजगार का करीब 9% मात्र पर्यटन से योगदान प्राप्त होता है। अब ऐसी तो कई महत्वपूर्ण बातें हैं पर्यटन द्वारा, जो अगर हम करते रहे तो वो कभी खत्म ही ना हो। इसलिए मैं अपने विषय पर वापस लौटती हूँ कि आखिरकार हम ऐसे भरतपुर में क्या परिवर्तन करें कि पर्यटन और बढ़े। सबसे पहले
लोहागढ़ महाराजा सूरजमल ने 17 फरवरी 1733 ईस्वी को स्थापित करवाया था। इसके चारों ओर सुरंगा नहर बह रही है। इसके अंदर भव्य महल और इसकी प्राचीन दीवार मिट्टी से बनी हुई है। और इसके भरतपुर के मध्य स्थित लक्ष्मण मंदिर, गंगा मंदिर मुगल शैली और बौद्ध शैली से निर्मित है। और लोहागढ़ किले के अंदर किशोरी महल, खास महल और आदि महल प्रमुख हैं। इसके बाद बंद बाराटा भरतपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बंद बाराटा है। इसमें जंगली सुअर, लोमड़ी आदि जंगली जानवर मिलते हैं। इसके बाद दीप के जलमहल भरतपुर से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भरतपुर के दीप के जलमहल है। इसमें भरतपुर के दीप के जलमहल अपने विशालता और महल के सुंदरता के प्रभाव के कारण जाने जाते हैं। इसमें किशोरी महल, केशव महल, गोपी भवन महल आदि प्रमुख हैं। इसके बाद करौली केला देवी मंदिर त्रिकूट पहाड़ी पर काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। इसमें केला देवी मंदिर परिसर में हनुमान जी का मंदिर है, जो स्थानीय भाषा में लांगुलिया के नाम से जाना जाता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला राज्य में लगता है और यह लक्की मेला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद महावीर स्वामी का चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को 24वें तीर्थकर महावीर जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी अवसर पर महावीर स्वामी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसे मनाते हैं। पांचवा करौली जिले में ये बालू मिट्टी से निर्मित बांध है। इसमें 5 नदियां आके मिलती हैं। धौलपुर शहर के स्थित मध्य में मचकुंड देखते हैं, पर्यटन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम देखते हैं कि जब बारिश कम या ज़्यादा होती है तो उसका कृषि पर नकारात्मक असर पड़ता है। ठीक ऐसे ही जब बाजार में मंदी आती है तो उसका व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ता है। लेकिन पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां कम निवेश के साथ अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। किसी भी क्षेत्र विशेष में या भरतपुर संभाग में पर्यटन बढ़ाने के लिए 4 बातें आवश्यक हैं: स्वच्छता, सुविधा, समय और हमारी सोच। जब हम समय की बात करते हैं, आज 2020 का टाइम है। हर व्यक्ति 2 मिनट वाला मैगी कल्चर फॉलो करना चाहता है, अर्थात आवश्यकता है कि जब भी कोई व्यक्ति भरतपुर घूमने के लिए आए, मानो उसने 2 दिन का प्लान किया है, तो उसके पूरे 48 घंटे का प्लान बनाकर चलो भरतपुर नाम से ऐप बनाकर उसमें सारी योजना उसे प्रोवाइड कराई जाए, ताकि उसके पास उसका हर एक मूवमेंट विशेष रूप से उसके पास उपस्थित हो। ठीक ऐसे ही चौथा पॉइंट है हमारी सोच। तो उसका इनोवेटिव और आधुनिक होना बहुत ही जरूरी है। और हमारी इसी सोच का परिणाम है कि पिछले कुछ वर्षों में हम विदेशों में अपनी चोरी की गई मूर्तियों को वापस भरतपुर लाने में, अपने भारत में वापस लाने में सक्षम हुए हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि भरतपुर में पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ मिडिल क्लास टूरिस्ट ज़्यादा आता है जो कम खर्च कर पाता है। तो आवश्यकता है हाई कॉस्ट टूरिज्म को आकर्षित करें, वो कम आए लेकिन खर्च ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इसके लिए आवश्यकता है कि हमें अपनी संस्कृति पर, अपनी धरोहर पर सम्मान का भाव होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई भी हमारे यहाँ आए तो हम उससे ये कहने का साहस होना चाहिए कि मेरे पास पिज्ज़ा नहीं है, मेरे पास तो सरसों का साग और मक्के की रोटी है, आप ये ट्राई कीजिए। ये मेरी क्षेत्रीय संस्कृति को अपने आप में संग्रहित हुए है। ठीक ऐसे ही हम मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो पिछले 6-7 बार से पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। इसी का एग्जाम्पल लेकर हम स्वच्छ भरतपुर अभियान चलाएं, आपको रोजगार दे चुके हैं। तो मेरे इस पूरे वक्तव्य का जो अंतिम उद्देश्य है वो यही है कि प्रत्येक व्यक्ति भरतपुर संभाग आवश्यकता है छोटे छोटे प्रयासों में, तभी जो हमारा लक्ष्य है भरतपुर संभाग को टूरिज्म सिटी बनाने का वो पूरा हो पाएगा। और जब भी कोई योजना या कोई भी प्रोग्राम चलाया जाए तो उसे हमेशा सरकार से जोड़कर चलाया जाए, ताकि जो नागरिक हैं वो अधिक आश्वस्त होकर उससे जुड़ पाए। ठीक ऐसे ही तब भरतपुर संभाग का नाम टूरिज्म के मैप पर होगा, जैसे पहले गुजरात का टूरिज्म के मैप पर नाम नहीं था और आज स्टैचू ऑफ यूनिटी पूरे देश की सबसे बड़ी मूर्ति वहीं पर स्थित है। धन्यवाद। विकास की संभावना यहाँ कम है, तो पर्यटन का भरतपुर की घरेलू अर्थव्यवस्था में बहुत महत्व बढ़ जाता है। अगर हम राष्ट्रीय ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो
सवाई माधोपुर का रणथंभौर दुर्ग, जिसके बारे में अब्दुल फजल ने कहा था कि सारे दुर्ग नंगे हैं, ये एकमात्र भक्तरगढ़ दुर्ग हो या भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग हो, ये लोहागढ़ दुर्ग जो कि यहाँ के जाट शासक की बुद्धिमत्ता का परिचय है 17वीं 18वीं शताब्दियों में, जब बड़े बड़े दुर्ग ब्रिटेन की आधुनिक टेक्नोलॉजी और उन्नत तोपों के आगे धराशायी हो रहे थे, उस समय उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण कराया और इस दुर्ग के चारों सुजानगंगा नहर, फिर कच्चा परी कोटा, फिर उसके आगे CFCD जिस पर एक गहरी खाई थी, उस आधुनिक उस दौर की तकनीक की तोपें इस दुर्ग के आगे बेअसर हो गई, चाहे वो लॉर्ड जेरार्ड हो या मुगल आक्रांताएं हो, वो इस दुर्ग को जीत ना सके। इसलिए इन दुर्ग का महत्व जैसा कि हम जानते हैं, ऐसे समस्त पर्यटक जाने, इसलिए यहाँ सूचना पट्स लगाए जाने चाहिए ऐसे ऐतिहासिक स्मारकों के पास, जिससे कि वो बाहर से आए हुए पर्यटक भी इन सूचनाओं के बारे में जान सकें। और सुजानगंगा नहर में वाटर फाउंटेन हो, बोटिंग की सुविधा हो, अन्य सुविधाएं विकसित करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आज की 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में कोई भी पर्यटक किसी भी जगह की यात्रा करने से पहले उसे इंटरनेट पर तलाश करता है। भरतपुर की दुर्भावना है, भरतपुर संभाग की दुर्भावना है कि यहाँ की जो ऐतिहासिक स्मारक वो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। पर्यटन विभाग को उनकी ड्रोन वीडियोग्राफी या अन्य वीडियोग्राफी के माध्यम से ऐसे स्मारकों का पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगर हम प्राकृतिक क्षेत्र की बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो, जो राजस्थान की पहली बाघ परियोजना थी, या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो हजारों प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। केवलादेव के साथ ये है कि केवलादेव में शीत ऋतु में तो पर्यटन भरपूर मात्रा में आते हैं, लेकिन अन्य मौसमों में यह पर्यटन की कमी महसूस की जाती है। ऐसे में यहाँ पर एक जूट टाइप की एक संस्था विकसित की जाए जो अन्य मौसम और उनमें भी पर्यटन को आकर्षित करती रहे। ERCP की राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित होने के बाद शायद घने की जल संकट दूर हो जाएगा, तो यहाँ पर वर्ष भर बोटिंग की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। अब करौली जिले का पांचना बांध हो या भरतपुर के बयाना का बंद बारेटा, यहाँ पे वाटर टूरिज्म को विकसित किया जा सकता है, जिससे कि संभाग में एक पिकनिक स्पॉट्स के रूप में उभर सकता है। अगर हम धार्मिक पर्यटन स्थल की बात करें तो अब जानते हैं भरतपुर संभाग में भरतपुर और डीग जिला पहले से ही ब्रज क्षेत्र में शामिल है। यहाँ का कामा का विमल कुंड हो या फिर अन्य धार्मिक स्थल, इसके साथ करौली की कैला देवी, सवाई माधोपुर का त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, अनेक धार्मिक पर्यटन स्थल की क्षेत्र में अपना विख्यात स्थान रखते हैं। ऐसे पर इनमें सरकार को एक धार्मिक सर्किट विकसित करना चाहिए, कॉरिडोर विकसित करके, जिससे कि ये धार्मिक इनको आपस में जोड़ना चाहिए, जिससे कि कोई पर्यटक एक क्षेत्र में आए तो वे दूसरी जगह भी जा सके। इसके अलावा यहाँ पे जो महोत्सव होते हैं, धार्मिक मेले, जो त्योहार लगते हैं, उनका भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ब्रज महोत्सव में ब्रज की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए राजस्थान की बजाय, जिससे कि पर्यटन यहाँ की संस्कृति से रूबरू हो सके। इसके बाद अगर बात की जाए धार्मिक क्षेत्र में गंगा मंदिर की बात करी जाए तो गंगा मंदिर जैसा भव्य मंदिर शायद ही भारत के किसी शहर में उपस्थित हो। 2 मंजिला निर्मित ये मंदिर बलवंत सिंह जी द्वारा निर्मित, इसमें पंछी पहाड़पुर के लाल पत्थर से निर्मित। इसकी विशेषता यह है कि इसमें पत्थरों में कहीं जॉइंट देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात, यहाँ की सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल जो भरतपुर के दिल में निवास करती है। जामा मस्जिद हो, बलदेव जी द्वारा निर्मित लक्ष्मण मंदिर हो, इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के पत्थरों में बारीक पच्चीकारी आज भी विश्वविख्यात है और लाखों पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा आज हम जिस भवन में इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, ये हिंदी साहित्य भवन भी एक अपना विशेष भरतपुर की विरासत में अपना विशेष स्थान रखता है। इस भवन किसी भी पुस्तकालय का महत्व वहाँ रखी हुई पुस्तकों से होता है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे कई वर्षों पुरानी पांडुलिपियां हो, धार्मिक ग्रंथ हो, पुराण हो, उनसे ही भरपूर है। ऐसे पुस्तकालय देश के चुनिंदा शहर में मौजूद होते हैं। इसलिए यही विशेषता थी कि नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को ये पुस्तकालय यहाँ खींच लाया और ये पुस्तकालय शोधार्थियों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर सकता है। ये अब इसकी क्षमता रखता है। अगर आप इसकी चिकित्सा एवं शिक्षा संबंधी पर्यटन की बात करें तो भरतपुर में क्वालिटी एजुकेशन और स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगते हुए जिले कि पर्यटन यहाँ पर आकर्षित हो और वो आए। इसके लिए जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन ऐसी नीतियां नहीं है कि पर्यटन में अच्छा निजी निवेश नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार नीतियां बनाए, यहाँ बड़े होटल्स विकसित हो तो यहाँ पर्यटन बड़ी मात्रा में आ पाएगा। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। नमस्कार। मैं भरतपुर जिले के प्रति 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि सुजानगंगा नहर से सुशोभित है, महाराजा सूरजमल द्वारा स्थापित है और वीरों की वीर भूमि है और रांगनाथों की जन्मभूमि है और भरतपुर वासियों की कर्म भूमि है।
खादी पर जो हमारा पेंटिंग होती है उस तरीके के नमूने चुनकर हमें अपनी विरासत ऐतिहासिक फोर्ट वगैरह पर रखवाने चाहिए, जिससे पर्यटकों को उनको देखकर रुझान बढ़े और उनको उनके मस्तिष्क में एक यादें रह सकें, वो उनके साथ फोटो खींच सकें और जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। और साथ ही स्वच्छता के लिए वहाँ पर सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस में भी अगर हमारे चालान ना कटे तो शायद कोई नियमों का पालन ना करे। उसी तरीके से वहाँ पर भी चालान काटने चाहिए, फाइन लगाना चाहिए। स्वच्छता को अगर यदि कोई बिगाड़े सख्ती करनी चाहिए। हमारा जो ये गंगा मंदिर है अपने आप में एक ऐतिहासिक विरासत है, परंतु वहाँ पर पर्यटन बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर हमें कार्य ये करना चाहिए कि हमें वहाँ पर गाइड उपलब्ध करवाएं और वहाँ पर ऐसे लोग जो हमारी भरतपुर की संस्कृति है उसके प्रति कुछ ऐसी चीजें रखी जाए जिससे वो और भी ज्यादा दर्शनीय हो सके। हमारा जो केवलादेव घना पक्षी विहार है, इसमें हम आमतौर पर देखते हैं कि दिसंबर और जनवरी के वहाँ पर शीत ऋतु में जो वे साइबेरियन पक्षी आते हैं, विदेशी पक्षी आते हैं, उनको देखने के लिए केवल और केवल ज्यादातर पक्षियों में जो रुचि रखते हैं, देखना पसंद करते हैं, उनकी भीड़ रहती है। जबकि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर हम एक राष्ट्रीय उद्यान का विकास कर सकें, जैसे कि हमारा दिल्ली में स्थित अमृत गार्डन है, जो कि फिलहाल में खुला हुआ है 31 मार्च तक, जो कि पर्यटकों के लिए एक बहुत ही दर्शनीय स्थल है और आकर्षक है। इसी तरीके से हमें केवलादेव उद्यान में भी हमें इस प्रकार का फूलों का उद्यान विकसित करना चाहिए, जिससे कि साल भर नहीं तो केवल बसंत ऋतु में भी वहाँ पर पर्यटन हो सके। और हमें अपने देश के और हमें अपने जिले के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ पे कोई भी पर्यटक आए तो हम उसे सही साधन उपलब्ध करवा सकें, बजाय उसे छलने के या अगर और कोई भी उसे छलने की कोशिश कर रहा हो तो उसे रोकना चाहिए, क्योंकि इस सब का प्रभाव केवल और केवल हमारे क्षेत्र पर नहीं जाता, बल्कि हमारे जिलेवासियों के ऊपर भी जाता है। और हमें यहाँ पे सिटी प्लस बस उपलब्ध करवानी चाहिए, जिससे उन्हें आने जाने में कोई असुविधा ना हो, और सिटी बस उपलब्ध करवानी चाहिए। और साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो साधनों की होती है। आवागमन के साधन भी उपलब्ध करवाने चाहिए। दीप के महल है, उनमें हमें ऐसी कलाकृतियाँ रखनी चाहिए, जैसे कि खाली पत्थरों की कलाकृतियों की आवश्यकता नहीं है। यदि हम कागज की और जो हमारी क्ले मॉडलिंग होती है, और आप उड़ीसा में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, वहाँ की जो स्थानीय रूप की स्थापत्य कला है, जो वहाँ के बच्चों द्वारा की गई पेंटिंग्स हैं, और जो वहाँ के कपड़ों पर की गई नक्काशी है, कारीगरी है, उसको भी वह लोग शीशे में बंद करके प्रदर्शित करते हैं, वो भी बहुत आकर्षक होता है पर्यटकों के लिए। ऐसे ही हमें भी इम्प्लीमेंट करने चाहिए, जिससे कि आकर्षक का केंद्र बन सके। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पर्यटन के क्षेत्र में कार्य कर सकें। ये बस सरकार की भूमिका नहीं होती है, पर्यटन में आम जनता की भी होती है, जिससे अगर कोई बाहर से अगर पर्यटक आया है तो जनता को ये जागरूकता करनी चाहिए कि वह उसके साथ ऐसा व्यवहार करें अपनी संस्कृति को। जरूरी नहीं है कि कोई गाइड ही बताए, हमें भी अपनी संस्कृति से उस पर्यटक को लुभाना चाहिए और उसे जानकारी देनी चाहिए। अंत में यही कहना चाहूँगी कि बचेंद्र पाल जैसे भी अगर कर्म करने की शक्ति हो तो पहाड़ चढ़ जाते हैं। कर्म करने की चाह होनी चाहिए, सफलता तो स्वयं कदम चुनती है। धन्यवाद। शासक विजयपाल, जिसके 18 बेटे हुए, और उन 18 बेटे और उसके पूरे परिवार ने पूरे राजस्थान को बसाया। तिमनपाल जो हुए, उन्होंने तिमनगढ़ बसाया, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। अजयपाल, जिसने अजमेर बसाया। मदनपाल, जिसने करौली बसाया। ऐसे ही अनेक जो शासक हैं, उन्होंने पूरा का पूरा राजस्थान में अपनी अपनी जगह बसाई। भरतपुर गोल्डन ट्रायंगल पर बसा हुआ है। ये इसके टूरिज्म पर 4 चांद लगाता है। इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। भरतपुर में अगर कोई टूरिस्ट आता है तो सबसे पहले घना पक्षी विहार आता है, ये सभी को पता है। लेकिन वर्तमान में एक ऐसी जगह भी विकसित हो गई है, घना पक्षी विहार जैसी, जहां पर पक्षी प्रजनन के लिए आते हैं। दीप के पास एक गांव है खेड़ा। आज वर्तमान में पक्षी घना पक्षी विहार से ज्यादा खेड़ा के उस अभयारण्य या उस तालाब में वहां पे आते हैं। अगर दूसरी जगह की मैं बात करूं तो घना पक्षी विहार से 3 या 4 किलोमीटर दूर एक नौ की सभ्यता पाई गई है, जो कि गुप्त वंश की बताई जाती है।
अगर हम आगे बढ़ते हैं तो खानवा का मैदान जो कि बाबर से और महाराणा सांगा से जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे आगे जो है पर्यटक जाते नहीं है, जहाँ की रूपबास है, रूपबास जो कि अकबर से जुड़ा हुआ है। अकबर से कैसे, यहाँ पे उसकी एक प्रेयसी थी रूपवती, जिसके नाम से रूपबास जाना जाता है। उसके लिए अकबर ने एक लाल महल का निर्माण करवाया। उस लाल महल में एक बलभद्र जी की प्रतिमा भी है, जो कि गुप्त काल की है। इतना सब घूमने के बाद पर्यटक को भूख भी लगी, तो हमारे भरतपुर में खाद्य व्यंजन भी है जो पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे पास परमानंद का कलाकृति है, हमारे पास एक ऐसी मिठाई है जो केवल भरतपुर में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती, बिस्तर फल। खाद्य व्यंजनों के बाद अगर हम दोबारा से पर्यटन प्रारंभ करें तो मैं आपको भरतपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ। सीता माता जब रोई थी तो 7 आंसू उनकी धरती पर गिरे थे और वो 7 आंसू 7 कुंडों में बदल गए थे। ऐसी जगह भुसावर में उसको भी हम पर्यटन में विकसित कर सकते हैं। आगे आपको मैं कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, विंध्याचल पर्वत, लक्ष्मण झूला। आपको लग रहा होगा कि मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। ये सारे तीर्थ जो हैं वो हमारे भरतपुर में मौजूद हैं। श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए ये तीर्थ भरतपुर में लिया थे, तो हम पर्यटकों को ये भी बता सकते हैं कि हमारे भरतपुर में सारे तीर्थ मौजूद हैं। आगे बढ़ता हूँ तो ये हिंदी साहित्य समिति आती है। अगर कोई टूरिस्ट आता है, अगर मेरी तरह का कोई टूरिस्ट आया तो वो पढ़ेगा, पढ़ना चाहेगा। मैं आपको बता दूं कि ये हिंदी साहित्य समिति मात्र दान के लिए 5 पुस्तकों से प्रारंभ हुई थी और आज इसमें 33,000 पुस्तकें हैं। आगे बढ़ते हैं तो सब जानते हैं कि हमारा संग्रहालय है, हमारा किला है, हमारे बिहारी जी मंदिर है, लेकिन बिहारी जी मंदिर का पुनरुद्धार हो चुका है, मंदिर बन चुका है। आप सभी को बता दूं कि सीएवर में भी एक ब्रजेंद्र बिहारी जी का मंदिर है जो इस बिहारी जी से भी पुराना है। उस बिहारी जी मंदिर के सामने एक फोर्ट है, सेवर फोर्ट, जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर इसी हिंदी साहित्य समिति में एक अधिवेशन में आए थे और उन्होंने अपने जीवन की सबसे लंबी जो कविता है पुष्पपत्र वो उसी सेवर फोर्ट में रचित की थी। आगे भरतपुर को पर्यटन स्थल बढ़ाने के लिए मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर कोई पर्यटक आए तो शुरुआत से ही उसका पूरा टूरिज्म प्लान हो जाना चाहिए। एक भरतपुर बोट नाम की वेबसाइट बनानी चाहिए जो कि बताए कि अब आपके नजदीक यहाँ पर एक पर्यटन स्थल है, अब आपको ऑटो से, बस से या इससे जाना है, आपको यहाँ पे रुकना है, ये होटल है आपका, आप यहाँ पे ये चीजें खा सकते हैं। ऐसा हम पर्यटन स्थल इसको विकसित कर सकते हैं। राजस्थान का आप सभी को पर्यटन देवाक्य पता है, पधारो हमारे देश। मैं आज इस हिंदी साहित्य समिति इस मंच से भरतपुर को एक पर्यटन उपवाक्य देना चाहता हूँ, बिहरो हमारे ब्रिज। इसके साथ ही मैं अपने भाषण को कुछ पंक्तियों के माध्यम से पूरा करना चाहूंगा। यही भरतपुर के ब्रज के एक कवि, एक साहित्यकार हैं, उनकी पंक्तियां हैं, मुझे नाम तो याद नहीं है उनका। उन्होंने डीप के फव्वारों पर एक ये पंक्तियां लिखी हैं, डीप के फव्वारे, जो ऐसा लगता है कि इंद्रधनुष मानो धरती पर उतर आया है। वो कहते हैं कि दीर्घपुर नाम यागो प्यारे ब्रजमंडल में, दीर्घपुर नाम यागो प्यारे ब्रजमंडल में, या की छवि देख तो ताजमहल भी शर्मात है, या की छवि देख तो ताजमहल भी शर्मात है। अचंभो तब हुए जब देखे कि यह न बरसात है कि भरा बरसात है। बहुत बहुत